हम जिस मंडल कमीशन के बाकी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना पर एकत्रित हुए हैं, 10,000 की संख्या में टीकमगढ़ में एक विशाल ज्ञापन प्रदर्शन किया। वो एक ट्रेलर था और 4 तारीख का पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। ऐसी हर जिले में और हर नगर में दिखाई जाए ताकि सरकार 6 महीने के अंदर ही आपकी सारी चीजों को मान लेगी। ओबीसी, एससी, एसटी 1 करोड़ नौकरियां दूंगा आपको यहीं से। आयोजन किया गया है। अगस्त महीने पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि हमें मालूम है माननीय उच्च जब न्यायालय से हमारा देश एडवोकेट गुलाम था अंग्रेजों का, कुशवाहा जी तो अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए जब सबसे बड़े आंदोलन की क्रांति का आगाज हुआ था तो महीना अगस्त का ही था, जिसे हम अगस्त क्रांति कहते हैं। हम जिस मंडल कमीशन के बाकी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना पर एकत्रित हुए हैं, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर के, उस मंडल कमीशन को भी अगस्त के महीने में ही बीपीसी की सरकार के द्वारा इस देश में लागू किया गया था। और तो और इस देश में पिछले 8 सालों से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी लगातार, डॉक्टर राजेश कुशवाहा की राह पर जब बढ़ रहा था, तो इसी अगस्त के महीने में अभी 15 दिन पहले ही इसी अगस्त के महीने में बिहार की राजनीति वर्ग को लेकर लोग बताने के लिए देश को एक नई राह दिखाने है और हमारा कार्यक्रम भी जो है अगस्त के महीने में हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि आज इस मंच से जो आवाज उठेगी, जरूर हमारी जो मांगे हैं और जिस व्यवस्था में हम बदलाव करना चाहते हैं, उस व्यवस्था को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात ये कि जंतर मंतर पर बातें हो रही है। जंतर मंतर क्यों बना? समय का गणना करने के लिए, मालूम है ना, समय का गणना करने के लिए। तो सोच लीजिए, सत्ता में बैठे सत्ताधीश हो, हम जंतर मंतर से बोल रहे हैं और आपकी समय की गिनती शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई। बहुत बढ़िया। अगस्त और जंतर मंतर का जो सुखद संयोग है हमारे इस धरना के कार्यक्रम में है। साथियों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी मांगों पर, जो हमारी मांगे हैं उस पर ही बात रखूंगा। जब मैं उस बिहार की धरती से हूं, जिस संविधान की हम बात करने आए हैं, उस संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार से थे, और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में इस देश के राष्ट्रपति हुए, वो भी बिहार से थे। उस संविधान की बात करने के लिए यहाँ पर साथियों, इस देश में जब जब सत्ता निरंकुश हुआ तो छात्र आंदोलन करके बिहार ने ही इस देश को नई राह दिखाने की कोशिश की। मंडल कमीशन की हम बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे। भले मंच ओबीसी का है, हम बात ओबीसी की करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ ओबीसी का तीमारदारी कर रहे हैं। हम राष्ट्रवादी हैं, हम किसी का मुखालफत नहीं करते। ये देश सबका है। हम तो मांग करने आए हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसकी बात हम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम किसी का यहाँ पर विरोध करने नहीं आए। साथियों, मंडल कमीशन बना कैसे? इस देश में छात्र आंदोलन के बाद जब सत्ता में परिवर्तन हुआ और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तब हमारे बिहार की ही धरती से आदरणीय बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के नेतृत्व में मंडल आयोग, जो पिछड़ी जातियों का अध्ययन करके उनको रिपोर्ट सौंपना था, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का असेसमेंट करते हुए, अध्ययन करते हुए रिपोर्ट सौंपना था, ताकि इस देश के सेवा क्षेत्रों में, साधनों में, संसाधनों में उनको बराबर का, उनको हिस्सेदारी के अनुरूप मौका दिया जा सके। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1980 में सौंपी थी। 1980 में सौंपने के बाद, उसके पहले की एक बात मैं बताना चाहता हूँ। मंडल आयोग का गठन कैसे हुआ? जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो विभिन्न विधानसभाओं को भंग करके भी राज्य में भी चुनाव कराए गए थे, और बिहार में भी जो है विधानसभा का चुनाव हुआ। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनी थी, और कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहले ओबीसी को 20% आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में देने का काम किया था। तब बिहार में क्या हुआ था? जो आरक्षण विरोधी लोग थे, जो राष्ट्र विरोधी लोग थे, वो आरक्षण विरोधी ना होकर के राष्ट्र विरोधी लोग थे। उन्होंने तरह तरह के नारे लगाए कि आरक्षण कहाँ से आई। कर्पूरिया की माँ का नाम लेकर के उन्होंने
कर्पूरिया की माफियाई, माफ कीजिएगा मैं रोक नहीं पा रहा हूँ उसको कहने से, नारा लगाया गया था साथियों। उसके बाद जब बिहार में आरक्षण लागू हुआ तो अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी को आरक्षण देने की मांग उठने लगी। तभी जो है मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन विंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में जो है उन्होंने बनाने का काम किया। और जब बीपीसी के नेतृत्व में दोबारा जनता दल की सरकार बनी तब इसे 13 अगस्त 1990 को लागू किया गया। तब क्या हुआ, इस देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। टीकमगढ़, बंडा, सागर, दमोह, शिवपुरी, पिछोर, ग्वालियर की तरह हर जगह आवाज बनाएं ताकि लगे कि ओबीसी महासभा प्रत्येक जिले में एक मजबूती से काम कर रही है। अगर सदस्यता नहीं चलाएंगे तो समर्थन कहां से पाएंगे? तो साथियों, ओबीसी महासभा का जो मेन टॉपिक है सामने लिखे हुए हैं, हमारे सीनियर लोग इसको बता देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है हमको। और मध्य प्रदेश के जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं जमीनी स्तर पर, अभी चूंकि टीकमगढ़ जिले से आते हैं और हमारे साथ में आज की डेट में भी 50 साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस दिल्ली प्रदेश में। चूंकि सागर में 50,000 जनसंख्या से ऊपर वाला कार्यक्रम 4 सितंबर को होने वाला है। इससे पहले हम 26 तारीख को 10,000 की संख्या में टीकमगढ़ में एक विशाल ज्ञापन प्रदर्शन किया। वो एक ट्रेलर था, 4 तारीख का पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। ऐसी हर जिले में और हर नगर में दिखाई जाए ताकि सरकार 6 महीने के अंदर ही आपकी सारी चीजों को मान लेगी। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय ओबीसी। बहुत बहुत धन्यवाद। संख्या के बारे में लोगों को लग रहा होगा कि संख्या कम आई है। संख्या कम नहीं आई है, संख्या तो यहाँ बनती नहीं। यहाँ पर परमिशन ही 200 लोगों से ज्यादा की नहीं दी गई है, इसलिए कम लोगों को ही बुलाया है। हाँ, तो संगठन के जो प्रमुख लोग हैं या जहाँ पर जो जिम्मेदार साथी हैं वही बुलाए, ओबीसी समाज या ओबीसी महासभा नहीं बुलाई है, क्योंकि परमिशन कम लोगों की है, इसलिए कम लोग दिख रहे हैं। कम लोग ओबीसी महासभा में नहीं है। साथियों, इसके बाद श्योपुर जिले से हमारे साथ चल करके आए हैं और आंदोलन का नाम है और आंदोलनकारी जिनकी छवि है जसवंत मीणा, संभागीय अध्यक्ष किसान मोर्चा, वो आए और अपनी बात रखें। जसवंत मीणा, किसान मोर्चा संभागीय अध्यक्ष श्योपुर से आए हैं, वो अपनी बात को रखें। जैसा कि अभी हालांकि वो हमारे एक मीडिया के साथी हैं, तो वो मैंने बीच में शेर बोला था, तो बोले भाई साहब हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, दोबारा से बोलो। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। वो कह रहे समय के ऊपर आपने बहुत अच्छा शेर बोला था। तो समय को जिसने बर्बाद किया उसे मिटना पड़ा है, तो बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। ये जो शेर है इसको गांठ बांधने को अभी समय है, क्योंकि हम हमेशा हमने समय को पहचाना नहीं है, इसलिए ये दुर्गति है कि समय समय पर पिछड़ी जाती और अपना मौका चूक गई, और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। और चूक गए हम समय समय पर, इसीलिए पछताते हैं। और चूक गए हम समय समय पर, इसीलिए पछताते हैं। और अपनी गाथा भूल गए और औरों के गुण गाते हैं। ये विश्व गुरु था भारत, किसके समय पर था? हमारे पुरखों के समय पर, सम्राट अशोक के समय पर बुद्ध में भारत था, लेकिन हम उनको तो भूल गए। पता नहीं कौन कौन गुरु घंटाल बना लिए। अब आगे वक्त अगर अपनी बात रखें जसवंत मीणा जी। सम्मानीय मंच पे विराजमान राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य, विभिन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और सम्मानीय साथियों, मैं किसान मोर्चे का संभागीय अध्यक्ष हूं। इसी के नाते 2 नारों के साथ में मैं बात को शुरू करूंगा। जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी, जय संविधान। आवाज में थोड़ा बुलंद ऐसा करो, नहीं तो अपनी बात तो वैसे भी कोई सुन नहीं रहा है।
थोड़ा सा अपन अगर आवाज को बुलंद करेंगे तो हो सकता है संभवतः भोपाल में तो सुनते ही नहीं है शिवराज जी, यहाँ से गलती से सुन ले तो थोड़ा ठीक है। भोपाल में तो बहुत जल्दी सुने। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान, जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान, जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। हमारी आज की जो मुख्य मांगे हैं, पहली कि हमें ओबीसी की अभी तक जातिगत जनगणना जो है वो नहीं कराई जा रही है। विभिन्न चाहे वो कुत्ते बिल्ली गधे की सबकी जातिगत उनकी जनगणनाएं हो जाती है, पर ओबीसी वर्ग की क्यों नहीं? इसके पीछे एक मुख्य कारण है कि जहां भी ये सरकारें बैठी हुई है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो, इनके पजामे खुल जाएंगे। जनगणना जैसे ही होती है इनके पजामे खुल जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा कि हम कितने हैं और किस किस वर्ग में हैं। और साथ ही साथ ये जो सार्वजनिक रूप से ये पिछड़े वर्ग को कितना लाभ मिला ये भी सार्वजनिक नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये भी सार्वजनिक कर दे तो इन्हें पता है जिस आधार पे हम निवास करते हैं, जिस आधार पे हमारी संख्या है, उस आधार पे ये बिल्कुल भी हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। हम कहते हैं हमारे लिए हमें बड़ा कभी कभी गर्व होता था कि केंद्र में हमारा व्यक्ति बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री हमारा है, ओबीसी वर्ग से आता है। फिर वो बाद में पता चला कि वो तो फर्जी ओबीसी, कोई उसका अता पता ही नहीं है कि वो है कहाँ का। शिवराज जी को हम मानते थे कि ये हमारे ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं, हमारे ओबीसी हितों की रक्षा करेंगे, परंतु रक्षा करना तो दूर की बात है कि जो हमारे अधिकार थे उनको ही खत्म करते हुए चले गए शिवराज जी। क्योंकि शिवराज जी के ऊपर जो 3 तिकड़ी बैठी हुई है वो इतनी खतरनाक तिकड़ी है, नरोत्तम मिश्रा से लेकर के बीडी शर्मा तक, तो वो न तो शिवराज जी को कुछ करने देते हैं, न शिवराज जी की इच्छा अगर कुछ होती है तो उनका कुर्ता पीछे से खींच लिया जाता है कि बोले जाकर रहा है भाई, हमारे पास में ले जाओ, इतनी जरूरत नहीं है अपने भाई बंधुओं की हितों की रक्षा करने की। तो इसीलिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ ओबीसी महासभा नई दिल्ली की टीम को, जो उन्होंने आज इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित कर दिया। ये आयोजित करने का मतलब है कि हम देश की राजधानी से मोदी सरकार की छाती पे चढ़ करके हम हमारे अधिकार के लिए यहाँ बात करने के लिए आए हैं। नए नए ड्रामे करते हैं, ये कुछ करने लग जाओ तो ये नोटिस आ जाएगा। आजकल तो हमारे बहुत सारे साथियों पे नए नए दबाव बनाने की प्रक्रियाएं शुरू कर दी है, तो इससे डरने वाले लोग नहीं है। ओबीसी वर्ग जिस तरीके से जागा है, जब से अभी जो एक मसला हुआ था प्रथम लोधी जी का, तब से ऐसा वर्ग जागा है, इनको पता चल जाएगा 2023 में ओबीसी है क्या, इनको आंखों के सामने पता चल जाएगा कि है क्या। समय का अभाव है, मैं ज्यादा बातों को करूंगा नहीं, इतनी ही बातों को मैं करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ओबीसी, एससी, एसटी 1 करोड़ नौकरियां दूंगा आपको यहीं से, 1 करोड़ व्यवसाय दूंगा आपको यहीं से। थोड़ी सी दिमाग की समझ है, थोड़ी सी दिमाग की। मेरे भाइयों, जब हम शादी कराते हैं तो क्या हम किसी विद्वान को बुलाते हैं और वो विद्वान कम से कम 4-5 हजार रुपये हमसे ले जाता है, और 4-5 हजार रुपये शादी में से ले जाएगा, बढ़िया खाएगा, बढ़िया कपड़े ले जाता है। तो मैं कथा करने आएंगे तब आपसे 1-1 लाख 2-2 लाख ले जाते हैं, और 9 दिन बड़े अच्छे तरीके से खाते पीते हैं, देसी घी में, डालडा में नहीं, देसी घी में, और अच्छे पकवान खाते हैं और उनकी सेवा होती है। मैं सारे ओबीसी, एससी, एसटी को निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को, जो भी पढ़ लिख रहे हो, जिन्हें भी पढ़ाई पढ़ी हो, आपको 2.5 महीने
ज्ञान करना 2.5 महीने, केवल 2.5 महीने पढ़ना है तो आप कथा करना सीख जाओगे। 6 महीने पढ़ लिया तो आप ओम नमः शिवाय सीख जाओगे, हवन करना सीख जाओगे। 1 साल पढ़ लिया तो आप शादी ब्याह और कथा करना शुरू कर दोगे, आप कथावाचक बन जाओगे। और आपने 1.5-2 साल पढ़ लिया, आपको महाभारत का ज्ञान हो जाएगा, आपको रामायण का ज्ञान हो जाएगा। 1 साल से ज्यादा नहीं है मेरे दोस्तों, केवल 1 साल दिमाग लगाना है। मैं सारी समाजों को, चाहे वो बघेल समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे करार समाज हो, जो जितने भी ओबीसी के लोग हैं, ये नए नए लड़के, आप अपनी अपनी समाजों में जाकर ये काम शुरू कर दें। आपका पैसा आपके पास, आपके ओबीसी में रहेगा, आपके एसटी में रहेगा, आपके एससी में रहेगा। मेरे भाइयों, ये काम हर गांव में आप एक लड़के को दीजिए। मैं तो आगे चल के इतना कहना चाहता हूं कि ओबीसी की सरकार बनी तो ज्ञानपीठ की जो केंद्र खोले जाते हैं पढ़ाई के, उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाई का, ये ज्ञान का, महाभारत सीखने का, रामायण सीखने का या कथा सीखने का, ये भी होना चाहिए मेरे भाइयों। हम ब्राह्मण किस चीज को बोलते हैं? जिसमें ज्ञान होता है, उसी को ब्राह्मण बोलते हैं दोस्तों। तो आप में ज्ञान होगा, आप भी ये काम करने लगोगे तो पूरे हिंदुस्तान में, अगर गांव में से 2 लोग एक लोग कर लिया आपने, तो पूरे हिंदुस्तान में कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा मेरे भाइयों? कोई बता सकता है? करोड़ों लोगों को रोजगार मिल जाएगा और बढ़िया खाने मिलेगा, बढ़िया घूमने मिलेगा, बढ़िया कपड़े मिलेंगे, बढ़िया सेवाएं मिलेंगी। इससे अच्छी नौकरी कोई है? इससे अच्छा व्यापार और इससे अच्छी नौकरी कोई नहीं है मेरे भाई। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। हमारे जितने भी ओबीसी के लोग हैं, जितने एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, इस बात पर गौर करें और नौजवानों को प्रेरित करें कि वो अपना काम स्वयं अपनी अपनी समाजों में दायित्व लें और इस काम को शुरू कर दें मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जैसे ही मुझे पार्टी से निष्कासित किया, सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में गया। बाबा वो हमारे देश के एक संविधान होता है, वो वास्तव में ही हम इंसान नहीं कह सकते, उनको वास्तव में ही देवताओं जैसे काम किए हैं और हम उस देवताओं के कामों को हम और आप मिलकर इसको फॉलो करेंगे दोस्तों। चरणों में जाके नमन किया, सर रखा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाबा साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया, ऐसा लगा मुझे। बाबा साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया, कहा साहब पूरे देश में जाइए और पूरे देश में इस बात की अलग जगाइए। तो मेरे भाइयों, उसी दिन से मैं निकल पड़ा। अब आपको जहाँ पूरे देश में जगह मिलेगी मैं वहां जाऊंगा और ओबीसी एससी और एसटी को मैं जगाने का काम करूंगा, इनको हक दिलाने का काम करेंगे। आज यहाँ पूरे देश के लोग आए हैं, इन देश के लोगों ने आज जनगणना पर भी ध्यान केंद्रित किया है और इन लोगों ने सब सारे लोग मिलकर हम आरक्षण की भी मांग करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।